हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। आप सभी सुपर सपोर्टर्स का मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपने सुपर सपोर्टर ज्वाइन करके मेरे चैनल को एक काफ़ी सपोर्ट किया है और साथ में मैं जो इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ इसको आपने एक रिकग्निशन दिया है, ठीक है। और इसीलिए आप सबके पॉकेट को भी ध्यान में रखते हुए मेंबरशिप फ़ीस सिर्फ 89 रुपीज़ रखी गई है और आपने इस चीज़ को समझा कि मैम भी बहुत मेहनत करती हैं और इस बदले में अगर वो एक मिनिमल अमाउंट ऑफ फ़ीस अगर वो चार्ज भी करती हैं तो वो एक मतलब दिया जा सकता है और मैम को सपोर्ट किया जा सकता है। ये चीज़ आपने समझा है, तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 MCQs हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 40 MCQs को डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने अब तक पिटारा सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ देख लिए होंगे, क्योंकि ये वीडियो है जो पार्ट 6 है पिटारा सीरीज़ का, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो फ्री रहेंगे, पब्लिक मोड में रहेंगे, बट कुछ जो कंटेंट है जिसमें मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ या कंटेंट खुद बनाती हूँ या उसमें एडिशन ऑफ द कंटेंट बनाती हूँ, वो कुछ वीडियोज़ आपके मेम्बरशिप में रहेंगे, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं एंड मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। इस पर मैंने काफ़ी काम भी किया है, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप सभी से कि एमएड एंट्रेंस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बीएड का पूरा सिलेबस उसमें आता है, ठीक है। मेरे लिए या किसी के लिए भी पूरा 100% उस सिलेबस को कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पे जो बीएड सेमेस्टर 1 और बीएड सेमेस्टर 2 वो सारे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा ही उपयोगी हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने बेसिस को ब्रशअप करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3rd 4th तक आते आते चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए ये सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट, तो जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको याद रहेगा, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें भूल जाती हैं तो वो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, बट जो भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ है वो क्वालिटेटिव है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के वीडियोस को आप एक बार ज़रूर उसको रिवीजन कर लीजिए। और आप सुपर सपोर्टर हैं तो आप एक बार 89 आपने पे किया है तो आप एमएड एंट्रेंस के सारे वीडियोस, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर के सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अलग अलग लगा रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बीएड सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक के सभी वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोग करिए और साथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कुछ आपने बीएड के नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करिए, ठीक है। जिसने मेरे चैनल को सेमेस्टर 1 से 4 तक स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, आई एम डैम श्योर कि आपको एमएड एंट्रेंस में ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक ऑल द बेस्ट के साथ शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट 40 MCQs को, ठीक है। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए एज़ यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। ये आपके इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रश्न है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता और मेंटल इंटेलिजेंस, मानसिक बुद्धि से रिलेटेड है। तो पहला देखिए, हमेशा जैसे आप CUET PG का एग्जाम देते हैं या किसी भी एमएड एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं तो इंटेलिजेंस से प्रश्न ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जेनेटिक है। भाई जेनेटिक नहीं होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, आप सीखते हैं समय के साथ। जैसे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो उसके बाद सीखना शुरू कर देता है। भाई पहले लव से शुरुआत होती है, मदर का टच होता है तो वो लव सीखता है, उसके बाद एंगर सीखता है, उस पर डिफरेंट इमोशन से वो सीखता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ये सारे इमोशंस सीखता है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि विलियम मैकडूगल की 14 इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। जब भी आप ये भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो विलियम मैकडूगल ने 14 तरह के इंस्टिंक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फियर, एंगर, लव, जिसका कॉन्सेप्ट JB वॉटसन ने दिया है। फियर, एंगर, लव मतलब बच्चा जन्म करता है तो सबसे पहले जो ये 3 इमोशंस है वो सीखता है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे बच्चा और सारे इमोशंस को सीखना शुरू करता है। कुछ आपके मतलब इमोशंस तो यूजली अब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि तीसरा ऑप्शन सही है आपका, संवेदनात्मक बुद्धि सीखी या अर्जित की जाती है, ठीक है। बच्चा जन्म के साथ ही, वो जेनेटिक नहीं होती है, वो सीखी या अर्जित की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी है, तो जीन पियाजे की सबसे पहले बात करते हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। तो इसमें सवाल पूछा है कि चौथा स्टेज क्या है, तो चौथा स्टेज आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। अब इससे कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक किसने कहा, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने मतलब बोला कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, दे कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, ठीक है, उनको बाहर से ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, वो अपना खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तभी उन्होंने बोला कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। इनके जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं स्टेज थियरी, मतलब एक दूसरा नाम है कि भाई स्टेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जीन पियाजे ने दी है। इनकी थियरी को स्टेज थियरी कहा जाता है। स्टेज थियरी कहने का रीज़न ये है कि जब तक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज वाला जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है वो क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक वो आगे नहीं पहुंचेगा। तो एक स्टेज पूरा होने के बाद ही बच्चा दूसरे में पहुंचेगा, फिर तीसरे में पहुंचेगा, फिर चौथे में पहुंचेगा, इसलिए इसको हम स्टेज थियरी बोलते हैं। और जीन पियाजे की थियरी में इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चे में एक अहम केंद्रता आ जाती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने थॉट की बात की है कि विचार सबसे पहले बच्चे के दिमाग में पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, ठीक है। अगर वहीं वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जीन पियाजे से रिलेटेड। जीन पियाजे से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबल टू डू प्री ऑपरेशन। अब देखिए जीन पियाजे के 4 स्टेज हैं, ठीक है। हर स्टेज में बच्चों के कुछ मतलब अवस्थाएं हैं कि बच्चा इस अवस्था में ये चीज़ें करता है। जैसे 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या है कि अंगूठा चूसना है, ठीक है, चलना सीखना है, कुछ शब्द माँ पा ऐसे करके बोलना है। तो हर स्टेज का इन्होंने बताया है। आपने ज़रूर सीटेट क्लियर अब तक डेफिनेटली कर लिया होगा, आपने ये पढ़ा है। तो इस प्रश्न में देखिए कि जीन पियाजे ने पूछा है कि प्री ऑपरेशनल, इस प्रश्न में पूछा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, वस्तुओं की पहचान करना सीख जाते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बी एबल टू सिंथेसाइज एंड एनालाइज देखा जाए तो ये आपका आई थिंक आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। जो 4 स्टेजेस हैं उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि नीड ड्राइव इंसेंटिव्स की बात यहाँ पे किसने की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, हिलगार्ड ने किया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो क्या है नीड है, जो ड्राइव है, जो इंसेंटिव है, ये आपका क्या है मोटिवेशन के घटक हैं, ठीक है। मोटिवेशन के आपके घटक है, नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है। इसके बाद नीड ड्राइव इंसेंटिव, नीड में क्या आएगा, कई बार पूछता है कि मोटिवेशन का सिनोनिम बताइए, तो मोटिवेशन का सिनोनिम आप हमेशा नीड लगाएंगे, ठीक है। नीड में क्या आएगा, जैसे मान लो भूख लगी प्यास लगी तो ये आपका नीड है, ठीक है। भूख लगी प्यास लगी आपका ड्राइव में आ जाएगा, मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, जैसे आपको खाने की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, ये एक नीड है, ठीक है। और ड्राइव क्या है, जो भूख लगती है वो आपकी ड्राइव है, ठीक है। उससे आपको क्रेविंग होती है कि भाई मुझे इसको संतुष्ट करने के लिए हमें फूड चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके लिए आप जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जो नीड है वो फुलफ़िल होती है, आपकी ड्राइव कम होती जाती है, फिर उसके बाद वैनिश हो जाती है आपकी ड्राइव। तो प्रेज, रिवार्ड, बोनस, फुलफिलमेंट ऑफ नीड, ये सब आपका में आ जाएगा इंसेंटिव्स में। तो नीड ड्राइव इंसेंटिव्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में आता है, मैंने कई बार देखा है कि पूछता है कि भाई मोटिवेशन का सिनोनिम क्या है, मतलब मोटिवेशन को और दूसरे अर्थों में क्या कहेंगे, तो वहाँ पे नीड आप लगाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, मोटिवेशन इक्वल टू नीड, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हिलगार्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत क्लियर कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि नीड ड्राइव इंसेंटिव्स किसने फॉर्मुलेट किया, बट ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि मोटिवेशन का मतलब दूसरे फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है तो उनको डायरेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। हाई, पहले तो हाई मतलब उच्च, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड है कि भाई आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है, आप अपने जो भी जितने भी इमोशंस है अगर आप उसको उस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो भाई आप हाई इमोशनल इंटेलिजेंस से डेफिनेटली अप्रिशिएशन, प्रशंसा, आत्मसंयम, संतुष्टि, ये सब आपके अंदर होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है तो भाई डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है।
तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इस तरह से कई बार आप प्रश्न सामने आएंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेंगे, ठीक है। पूछा है यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे की थियरी का ईयर पूछा है, तो 11 से 15 वर्ष। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। उसके बाद 7 से 11 आपका हो गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 से 15 वर्ष हो गया ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थियरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका सूटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ थियरीज़ हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एटलीस्ट ये देख लीजिएगा कि ये थियरी किसने दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की कौन सी थियरी प्रपोज की, तो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, ठीक है। मैंने ऊपर जो आपको बताया कि नीड ड्राइव इंसेंटिव्स वो आपके मोटिवेशन के घटक हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सामने एस.के. मंगल की बुक है एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। चल रहा है कि नहीं, हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे तो हार्वर्ड गार्डनर का बता दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसमें क्या है कि यूनिफैक्टर थियरी किसकी है, अल्फ्रेड बिनेट की है। यूनिफैक्टर थियरी को हम मोनार्किक थियरी भी कहते हैं। स्पीयरमैन की आती है आपका 2 फैक्टर 3 फैक्टर थियरी। ग्रुप फैक्टर थियरी आपकी थर्स्टन की आती है। थॉर्नडाइक की आती है मल्टी फैक्टर थियरी, ठीक है। उसके बाद जेपी गिलफोर्ड की आती है 3D थियरी, ठीक है। तो ये जो भी मैंने थियरीज़ के नाम बताए ये किसने दिया है, प्रतिपादित किया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली आपका पूरा बीएड का सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रही हूँ, एक पेपर अच्छा मिला तो ये लगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पेपर के माध्यम से मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैसे क्लास में बच्चा परेशान कर रहा है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में तेज़ बच्चों को तो पढ़ाना आसान होता है, जो बच्चे कमज़ोर हैं कैसे पढ़ाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप के होते हैं, ठीक है। बच्चों को बिना पनिशमेंट दिए हुए कैसे उनको मतलब रीइंफोर्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग, भाई सारे ही फैक्टर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐड की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का जवाब दे देते हैं, नॉट रिलेटेड टू। तो यहाँ पे जो वुडवर्थ है वो भाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, उनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, देखिए डेनियल गोलमैन की एक बुक है। देखिए डेनियल गोलमैन जो है वो काफ़ी फेमस है क्योंकि उनकी जो बुक है वो काफ़ी फेमस है। बुक का नाम मैंने स्क्रीन पे लिखा है, बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ठीक है। 1995 में डेनियल गोलमैन की ये किताब है। ये किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेनियल गोलमैन हो गए। बाकी जो ऊपर के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पीटर जॉन मेयर, बाकी जो दिए हैं जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे, मैंने यहाँ पे लिखा है जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे क्वाइंड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इन 1990। 1990 में क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो शब्द है इसको उन्होंने क्वाइन किया, 2 लोगों ने किया, जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे, ठीक है। और इन दोनों लोग के द्वारा लिखी गई जो बुक है वो भी इम्पॉर्टेंट है। बुक का नाम है यहाँ पे देखिए इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये बुक लिखी गई है 1997 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन टर्म किस शब्द से लिया गया है, भाई लैटिन से लिया गया है। उस कौन सा शब्द का नाम है, MOVERE, ठीक है। इसका अर्थ होता है टू मूव। आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने बताया भाई इंटेलिजेंस की थियरी है जेपी गिलफोर्ड की, जिसमें 3D थियरी, उन्होंने 3 डायमेंशनल थियरी है। ये आपका आप ध्यान से आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों की बात की है, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तीनों ही चीज़ें, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, 3 चीज़ों की उन्होंने बात की है। स्ट्रक्चर की बात उन्होंने नहीं की है। यहाँ सवाल पूछा है कि बुद्धि, रिटेंशन, ठीक है, बुद्धि नहीं, स्मृति, यस, मेमोरी रिटेंशन, स्मृति, ठीक है।
तो यहाँ पे मेमोरी रिटेंशन मतलब स्मृति की बात की गई है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है संक्रिया ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो वैसे इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, बट यहाँ पे ये आ सकता है कि जेपी गिलफोर्ड ने 3D थियरी में किन 3 चीज़ों की बात की, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। बट ये क्वेश्चन भी आप ध्यान दीजिएगा, मेमोरी रिटेंशन किसके अंतर्गत आता है, ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये मैंने कहीं और भी देखा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो गिलफोर्ड जी कौन से कहाँ के वैज्ञानिक थे? गिलफोर्ड जी अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज़ ऑल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट थियरी, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट थियरी जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी बोलते हैं, ये स्किनर के द्वारा दी गई है, ठीक है। और देखिए रीइंफोर्समेंट की बात क्लार्क हल ने भी की है। क्लार्क हल की थियरी का नाम है ड्राइव रिडक्शन थियरी, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्लार्क हल जो थे उन्होंने स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को पढ़ा, इनकी थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट को पढ़ा, उसके बाद इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर अपनी एक ड्राइव रिडक्शन थियरी दी। तो कई बार क्या होता है कि भाई एक साइकोलॉजिस्ट है, वो दूसरे अपने बड़े साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ता है, फिर उसके बाद अपनी एक थियरी बनाता है, तो कहीं कहीं उनका भी नाम आता है। बट अगर आप थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट पूछता है तो आप स्किनर ही लगाएंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग ही लगाएंगे, ठीक है। और क्लार्क हल की थियरी का नाम है ड्राइव रिडक्शन थियरी। इसमें भी उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, बट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। और ठीक है स्किनर, तो यहाँ बता देते हैं। आप लोग ये बताइए कमेंट में लिख के कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, उन्होंने किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर ने किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया। ये आप लोग को होमवर्क है, कमेंट में लिख के बताएंगे। और स्किनर ने जिस बॉक्स का यूज़ किया वो बहुत फेमस, उसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स, ठीक है। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की भी अगर बात करता है तो आप स्किनर ही लगाएंगे, ठीक है। BF स्किनर, बेसिकली इनका पूरा नाम है BF स्किनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फील्ड थ्योरी आपके नीचे कर्ट लेविन की है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है उसमें किस कॉन्सेप्ट की बात की गई है? उसमें लाइफ स्पेस की बात की गई है, जीवन दायरा की बात की गई है, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वाइगॉत्स्की इसके आंसर हो गए, ठीक है। ऊपर देखिए मतलब रिवीजन करा देते हैं। क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थियरी, जीन पियाजे की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉत्स्की की थियरी ऑफ सोशल लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें उन्होंने सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, ठीक है। तो जेडपीडी की बात वाइगॉत्स्की ने की है। देखिए हमेशा याद रखिए, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। स्कैफोल्डिंग इज़ अ टेक्निक, ये एक तकनीक है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग में क्या करते हैं, बच्चे को हम उतना ही हेल्प देते हैं जितना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो टेक्निक है, मैं भी स्कैफोल्डिंग का यूज़ करती हूँ अपने चैनल पे। लोग बोलते हैं कि मैम मैराथन करवा दीजिए, कुछ ये करवा दीजिए, तो भाई एक तो डेफिनेटली कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, ज़बरदस्ती का कोई भी सीरीज़ लेके नहीं पढ़ा सकते, मतलब मैं तो नहीं पढ़ा सकती। मैं यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का यूज़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि भाई सारी मेहनत मैं कर दूंगी, एग्ज़ाम तो आपको देना है ना बैठ करके। हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, बिल्कुल गाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पढ़ना आपको है। होमवर्क देने का मतलब ये होता है, होमवर्क हमेशा काम देता है, छोटा हो बड़ा हो, किसी लेवल पे हो। जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको एज ए होमवर्क मिलते हैं, थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उतनी ही हेल्प आपको मिलेगी जिससे कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो जो आपका स्कैफोल्डिंग इज़ अ टेक्निक, ठीक है। जोन की बात करें तो ये एक एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है। इसका आप जेडपीडी डाल के गूगल पे सर्च करिए, उसके बाद इमेज में जाइए, आपको दिखेगा जोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे को हेल्प दी जाती है, उतनी ही दी जाती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपकी कर्ट लेविन की जो फील्ड थियरी है वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, स्क्रीन पे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड टोपोलॉजी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय लेविन, ठीक है। मैं आपको पहले शुरू से बताती हूँ। कर्ट लेविन की थियरी है फील्ड थियरी, ठीक है। कर्ट लेविन कौन थे? जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने कौन सी थियरी दी? फील्ड थियरी दी। फील्ड थियरी में उन्होंने
लाइफ स्पेस की बात की, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। उसमें उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, मानव का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, P फॉर साइकोलॉजिकल पर्सन मतलब व्यक्ति, E फॉर इन्वायरमेंट मतलब पर्सन और व्यक्ति। यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सन और इन्वायरमेंट की बात की गई है। साइकोलॉजिकल पर्सन और व्यक्ति का मतलब एक तरह से गुणा होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो एक बिहेवियर बनता है वो आपका ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। इन्होंने 3 तरह के कॉन्सेप्ट की बात की है, लाइफ स्पेस, वेक्टर एंड बैलेंस और टोपोलॉजी, ठीक है, 3 तरह के कॉन्सेप्ट की बात की गई है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं यहाँ से आने वाला है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि उन्होंने जो टोपोलॉजी शब्द है वो कहाँ से मतलब उन्होंने किया, तो जो टोपोलॉजी शब्द है उसको उन्होंने गणित से लिया, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है वेक्टर एंड बैलेंस कहाँ से लिया शब्द, इसकी ये कहाँ से लिया उन्होंने, तो ये उन्होंने लिया है फिज़िक्स से, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आएगा क्वेश्चन आई थिंक। 18 एक कथन है, इस कथन में बात की गई है इंडिविजुअल डिफरेंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस पे बेस्ड कौन कौन से मेथड है, तो सारे ही मेथड हैं आपके, डाल्टन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, विनेट का मेथड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए। 20 दिया है कि व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली थिंकिंग होगा, सी, थिंकिंग इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतन, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, ठीक है, अव्यक्त व्यवहार है, इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। इसमें एक कोट है एच मतलब गैरेट का है, थिंकिंग इज़ अ बिहेवियर विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया बहुत लोग लगेगा कि यार रीजनिंग भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी शुरू में लगा रीजनिंग होगा। जब मैंने इसको थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से मुझे एच गैरेट जी का कथन मिला, थिंकिंग इज़ अ बिहेवियर विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं सारे करते हैं, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लंबा अननेसेसरी ज़बरदस्ती का एक्सप्लेन करने के वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। 22 देखिए, 22 यहाँ पे देखिए कि पूछा है कि इमोशनल ट्रेनिंग मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इमोशनल ट्रेनिंग के लिए कौन से मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है इमोशनल ट्रेनिंग मतलब कि संवेगात्मक प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे मेथड है। पहला है रिप्रेशन और इनहिबिशन, जिसको बोलते हैं दमन या विरोध, एक निगेटिव मेथड है, ठीक है, मतलब बच्चे को डरा धमका के इस तरह से रिप्रेस करना, ठीक है। दूसरा है कैथेरेसिस, जिसको रेचन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन लिसनिंग। जैसे मान लीजिए कि इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, बच्चे ने कुछ गलती की तो आप डांटने के बजाय बच्चे को अपने पास बिठाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई क्यों गलती की, क्या अंदर से महसूस हो रहा था, ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लिसनिंग। तीसरा है मेंटल ऑक्यूपेंसी, इंडस्ट्रीनेस, मतलब बिजी कर देना बच्चे को, ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है बिजी इन अदर वर्क, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में बच्चों को इन्वॉल्व कर देना, ठीक है। उसके बाद चौथा है रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन, ठीक है, ये एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे इमोशनल ट्रेनिंग के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कोट है जिसको एंडरसन ने दिया है, ठीक है। स्किनर का भी एक कोट है, मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग। इस तरह से छोटे छोटे जो कोट्स होते हैं ना, वैसे MCQ में मुश्किल है, मतलब आई जस्ट डोंट नो, कोट्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मैंने जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्ज़ाम दिया था, 4-5 कोट्स आए थे, 4-5 किताबें पूछी, 6 किताबें पूछी गई थी वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन थियरी, अभी मैंने ऊपर पहले प्रश्न से शुरुआत किया था, मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थियरी मतलब बहुत फेमस है। इंस्टिंक्ट थियरी किसने दी, मैकडूगल ने। इसमें कितने तरह के इंस्टिंक्ट की बात की, 14 तरह के इंस्टिंक्ट की बात की। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मैंने अभी इसकी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुझे एटलीस्ट ये पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो JB वॉटसन की थियरी ऑफ लर्निंग है, अभी मैंने ऊपर भी बात की, जिसमें उन्होंने फियर एंगर लव का कॉन्सेप्ट, कभी पूछता है कि फियर एंगर लव का कॉन्सेप्ट किसने दिया, JB वॉटसन। JB वॉटसन की जो थियरी ऑफ लर्निंग है वो किससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे
क्लासिकल कंडीशनिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी किसने दी है? पावलोव और अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने लिखा है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी में पावलोव और वाटसन। तो अगर आप अगर आपके पास अच्छी बुक है, एस.के. मंगल की बुक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी पे सबसे पहले काम किया था पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पे। उसके बाद वाटसन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, उन्होंने भी क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। फील्ड थियरी आपकी कर्ट लेविन की है, साइन लर्निंग थियरी टॉलमैन की है। ठीक है, देखिए टॉलमैन अलग है, डेनियल गोलमैन अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। डेनियल गोलमैन जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल स्टेट, सही है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशनिंग थियरी जो स्किनर ने प्रोपाउंड की है, प्रतिपादित की है, वो किस तरह की कंडीशनिंग थियरी है? तो उसको बोलते हैं हम टाइप आर। ठीक है, तो अगर टाइप एस किसको बोलते हैं? टाइप एस थियरी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टाइप एस थियरी क्लासिकल पावलोव ने दिया है। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, स्किनर की बात करें, तो उन्होंने टाइप आर कंडीशनिंग थियरी दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पूछा है कि देखिए वही मैंने जब ऊपर आपको समझाया, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे ईगोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट पर जीन पियाजे ने दिया, ठीक। प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया। बात एक ही है, उन्होंने नाम बदल दिया। ठीक है, प्रश्न देखिए पूछा है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत भूमिका रोल प्ले करती है? तो वो आपका वाइगोत्स्की होगा। ठीक, अगर यहाँ पूछता कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बोला कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में थॉट मतलब विचार प्ले कर, तो अब जीन पियाजे लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछा है कि मतलब पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कौन से स्टेज हैं? भाई फॉर्मल ऑपरेशनल है, बाकी तीनों कहाँ हैं? 4 ही स्टेज हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। आगे बढ़ते हैं। पूछा है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में क्या उत्पन्न करता है? बाधा। ठीक है, तो जब भी कोई ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, आपका आ जाएगा नेगेटिव ट्रांसफ़र। वहीं पे अगर ये होता कि कोई भी ज्ञान आप सीख रहे हैं, ठीक, वो हमें हेल्प कर रहा है दूसरा सीखने में। जैसे अब मैं बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, बट ये कह सकते हैं कि जैसे किसी ने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, जब उसको स्कूटी चलाने की बारी आएगी तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। जब बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो निगेटिव ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछिए इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन थर्स्ट क्या है? ठीक है, अभी मैंने अगर ऊपर नीड, ड्राइव, इंसेंटिव आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर देंगे। थर्स्ट मतलब प्यास लगना। ठीक है, तो ये आपका ड्राइव है। ठीक है, अगर यहाँ पे नीड की बात करें तो वो आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 यहाँ पे देखिए, अध्यापकों की दृष्टि में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। आपने सेमेस्टर 4 की वीडियोस देखे हो, मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है कि प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है पहले तो किसने दी? बीएफ स्किनर ने दी। इसके भी कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो उसमें भी ब्रांचिंग की बात करें तो वो आपके नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है। ठीक है, बाकी टीएफ गिलबर्ट ने मैथेटिक की दी है। लीनियर की बात करें तो आपकी बीएफ स्किनर ने दी है। बट अगर सिर्फ कहीं कहीं पूछता है, जैसे अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन में है, मान लीजिए स्किनर भी हैं और टीएफ गिलबर्ट भी हैं, आपके एक और है क्राउडर हैं, तब तीनों ऑप्शन लगाएंगे। बट अगर सिर्फ स्किनर दिया है तो स्किनर लगाएंगे। ठीक है, तो पूछा है कि तो किसने दिया, तो यही सही है। ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि
कॉग्निटिव फील्ड थियरी किससे रिलेटेड है? अभी मैंने बताया कि कर्ट लेविन की थियरी है फील्ड थियरी, जो एक साइकोलॉजिकल थियरी है, और ये आपकी लर्निंग की थियरी है। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारा घुमा फिरा के पूछ देता है। कोई इंटेलिजेंस थियरी है, पूछ देगा कि ये थियरी कौन सी थियरी है, लर्निंग की थियरी है, मोटिवेशन की थियरी है, इंटेलिजेंस की थियरी है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लार्क हल की लर्निंग थियरी है, ठीक है। पूछा है कि क्लार्क हल की लर्निंग थियरी थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थियरी है, ठीक है, किस सिद्धांत से मतलब प्रभावित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्या हो जा रहा है? प्रभाव का नियम, ठीक है। तो अब पूछा लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो 3 आपके मेन लॉज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है। हल की कौन सी है? ड्राइव रिडक्शन थियरी है, जो रीइंफोर्समेंट थियरी उसका हिस्सा है, ठीक है। बट अगर रीइंफोर्समेंट थियरी पूछता है किसने दी है, तो आप स्किनर ही लगाएंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। मैंने अभी डिटेल में ऊपर आपको समझाया, ठीक है। कहीं भी अगर इनफैक्ट आपको हल भी और स्किनर भी ऑप्शन में देता है तो आप स्किनर ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हल की लर्निंग थियरी है वो थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थियरी दी थी, उनके जो उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट ये बोलता है एनी बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस इज़ लाइकली टू बी रिपीटेड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको मतलब मोटिवेट कर रही हूँ पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। आपको इससे जब फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसका तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसको हम अपने लाइफ में मतलब बिल्कुल इनकलकेट कर लेते हैं और हमेशा इसको करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी इट अपीयर्स इन हल मॉडल एज अ लॉ ऑफ प्राइमरी इन्फोर्समेंट, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले सारे ही कारक होते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस लर्निंग थियरी से जुड़ा हुआ है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, अभी मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, चिंतन का साधन क्या है? सभी चिंतन के साधन हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, सिंबल, साइन, लैंग्वेज सब आ जाएगा, ठीक है। 39 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की ने बहुत सारी मतलब दिया है उन्होंने इंटेलिजेंस, ठीक है, सॉरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी उन्होंने दी है, ठीक है। और उसके बाद उसमें बहुत जितनी भी उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी है उसमें सबका कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस उन्होंने दिया है। इसमें पूछा है कि किस तरह के पर्सन हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पर्सन एंड अदर इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में लिख के बताइए हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी में कितने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि एमएड एंट्रेंस में आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसके लिए बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पार्ट 6 है, कोशिश करती हूँ जैसे ही टाइम मिलता है आगे भी और कुछ वीडियो 1-2 और बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब अगर नहीं बन पाता है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट कोशिश करती हूँ क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाना, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को बस रीड भी कर सकती थी कि बस ये ऑप्शन सही है, इसका ये ऑप्शन होगा, लेकिन मैंने मतलब बहुत इसके लिए पढ़ा भी, कुछ रिवीजन भी किया, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा फिक्स नहीं है। कॉन्सेप्ट तो याद रहते हैं, जैसे जीन पियाजे, वाइगॉस्की तो बिल्कुल मुझे याद है सब कुछ, बट बहुत सारी चीज़ें हमें भी भूल जाती हैं। तो अच्छा पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। कई बार 1000 क्वेश्चन MCQ कराते हैं तो एक मिस्टेक भी हमसे हो जाती है, ह्यूमन एरर है, ठीक है। बहुत कोशिश तो यही रहती है कि गलत ना पढ़ाया जाए, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियोज़ देखिए, साथ में खुद मेहनत करिए। और देखिए, मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। हमेशा मैं बोलती हूँ, लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा कुछ टिप्स देती हूँ कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज हैं, मैं एक टोटल बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बिल्कुल एवरेज, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है और पढ़ाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए चीज़ें मुझे कई बार रिवीजन करना पड़ता है। तो ये सबके साथ है। अगर आपको लग रहा है कि आप एवरेज हैं, बहुत बगल वाला बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, तो अगर वो 1 घंटा पढ़ता है तो आप उस चीज़ को 4 घंटा मेहनत
करके बराबरी पे आ सकते हैं। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, तो मेहनत करिए। और आप सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को अभी जो भी एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और जीवन में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पे अपना मेंबरशिप कंटिन्यू करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट कर सकते हैं।